तत्व में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। दिल्ली के निगम बोध घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, पीएम, नेता प्रतिपक्ष समेत विदेशी मेहमान भी उपस्थित। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की हुई अहम बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी ने की बैठक की अध्यक्षता। कई एजेंडों पर की गई बैठक में चर्चा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में हुए तबादले। 21 एसटीपी, डीटीपी, एटीपी के तबादले के आदेश जारी। टीसीपी डिपार्टमेंट के एसीएस ए.के. सिंह ने तबादले का आदेश किया जारी। फरीदाबाद के एसडीएम नगर में ममता हुई शर्मसार। झाड़ियों में कपड़े में लिपटा मिला नवजात का शव। कुत्तों ने बच्ची को नोचकर उतारा मौत के घाट। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ हुई कई जगहों पर ओलावृष्टि। फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में शहरी निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राज्य चुनाव आयुक्त चुनाव कराने को तैयार है। राज्य में पहले चरण में 27 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं, जबकि 7 शहरी निकायों में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। अब इसी को लेकर पहले चरण में होने वाले शहरी निकायों के चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। शहरी निकायों के चुनाव संबंधित मतदाता सूचियों को फाइनल करने का काम 6 जनवरी तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके 2 से 3 दिनों के बाद शहरी निकाय चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित होगा। तो वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले वोटिंग के लिए आई ईवीएम की बैटरियां बदली जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के 8 नगर निगमों के अलावा नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भी फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ईवीएम से जुड़ी टेक्निकल टीम पूरे प्रदेश में इन ईवीएम की बैटरियां बदल रही है। चुनाव में ईवीएम की बैटरी एक बड़ा मुद्दा रही। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जिन ईवीएम की बैटरी 99% थी, उनमें बीजेपी जीती। पूरे दिन यूज के बाद भी बैटरी 99% कैसे रह सकती है? हालांकि आयोग ने बाद में इसे लेकर स्पष्टीकरण भी दिया था। प्रदेश के 8 नगर निगमों फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल, मानेसर और यमुनानगर में पार्षद और मेयर के चुनाव होने हैं। इसके अलावा सोनीपत और अंबाला में मेयर का चुनाव होना है। इसके लिए ये ईवीएम आई है। चुनाव से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक ये ईवीएम पंचायत चुनाव में इस्तेमाल की गई थी, तब उनकी बैटरियां लगभग खत्म हो गई थी। हिसार नगर निगम की बात करें तो हैदराबाद से चुनाव आयोग की तरफ से 10 इंजीनियर की टीम भेजी गई है। ये टीम 3 टेक्निकल कर्मचारियों को ईवीएम चलाने का प्रशिक्षण देगी और ये 3 कर्मचारी आगे जिले में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। तो वहीं नगर निगम में आई टेक्निकल टीम 8 दिन तक फर्स्ट लेवल चेकिंग करेगी। निगम इंजीनियरों के अनुसार इसके बाद द्वितीय लेवल चेकिंग शुरू की जाएगी। ईवीएम का पुराना डेटा डिलीट किया जाएगा। उनके बटन काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा ये टीम ये भी जांच कर रही है कि किसी ईवीएम का बटन खराब या दूसरी कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। इसके बाद अधिकारियों के साइन करवाकर उनकी मौजूदगी में मशीनों को सील कर दिया जाएगा। तो वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से हिसार के पंचायत भवन क्षेत्र में जिला विकास और पंचायत अधिकारी के अंतर्गत रखी ईवीएम को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया है। हिसार में रखी ईवीएम को निगम चुनावों के लिए प्रदेश के और भी जिलों में भेजा गया था। पंचायत भवन से हिसार नगर निगम में 1500 ईवीएम यानी कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट लाई गई थी, जिनकी अब फर्स्ट लेवल चेकिंग हो रही है। इनके अलावा हिसार से अंबाला में 400 ईवीएम, सोनीपत में 450 ईवीएम और गुरुग्राम में केवल 300 बैलेट यूनिट भेजी गई थी। इसके अलावा फरीदाबाद में झज्जर, पलवल में ईवीएम भेजी गई है। चुनाव के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई थी। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें भी दर्ज कराई थी। खेड़ा ने कहा था कि अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे। वहीं 60 से 70% बैटरी चार्ज वाले मशीन वो हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीनें
60 से 70% चार्ज थी। इसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत दी थी। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब देते हुए आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया था। आयोग ने कहा था कि मतदान और मतगणना जैसे संवेदनशील समय के दौरान गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है। एक साल में 5 मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि आरोप लगाने में सावधानी बरतें और बिना किसी सबूत के इलेक्टोरल ऑपरेशन पर आदतन हमला करने से बचें। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नीरज गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, तो रामराजेश शर्मा बीजेपी की ओर से हमारे साथ है। आप दोनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। मैं तो पहले भी आपको इस वे पे बोला और पहले ही बोलता रहा हूँ। ये चुनाव तो 2 साल पहले हो जाना चाहिए थे, चुने नहीं हुए। आपसे आप भी फरवरी में करा दें, नोटिफिकेशन करा दें, हम तैयार हैं। 2 साल से 2.5 साल से जनता कराई कर रही है। लोकल पार्षद की सरकार नहीं है, जनता जाए तो किस पे जाए? अब लाइट बिजली पाने के लिए जनता की एमएलए के पास कोई जाएगी? ये छोटे मोटे काम तो जो लोकल लेवल के लोकल बॉडी के काम होते हैं, नगर निगम के पार्षद ही कराते हैं। और 2.5 साल से कोई पहला स्टेट है जो हरियाणा में जिसमें 2.5 साल से इलेक्शन नहीं हुए। चलो देर से सही, ये बीजेपी वाले देख रहे थे कि हमारी सरकार बन जाए, उसके बाद कराएंगे। आप कराएं, फरवरी में कह रहे हैं, फरवरी होंगे, मार्च होंगे, अभी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है फरवरी होंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस तो सिंपल में चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी तो तय हमारा हाईकमान करेगा। आपने मोस्टली देखा है कि कांग्रेस से पार्षद इलेक्शन में सिंपल पे चुनाव बहुत कम लड़ती है। हरियाणा में तो अब तक लड़े, हरियाणा में तो लड़े नहीं। तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार होंगे जो हम उनको सपोर्ट करेंगे। और हमारी तो मुद्दे वही है। देखिए, मैं फरियाद से आता हूँ, फरियाद में 4-5 दिन में सरेआम मर्डर हुआ और वहां चक्का जाम हुआ। आप देखिए, कानून व्यवस्था का वही हाल है। सरकार बनने के बाद भी बीजेपी कानून व्यवस्था में कुछ सुधार नहीं। मैं कानून व्यवस्था मुद्दा पहले भी उठाता था, अब भी उठाता हूँ, और जगह जगह कानून व्यवस्था का दिवाला निकला पड़ा है। आप देखिए, सरेआम चक्कूबाजी हो रही है, सरेआम गोलियां चल रही है। ये फरियादी घटना और रिकॉर्ड है। रामराज जी को बता देना, और भी हरियाणा के जिलों में है, वो भी मैं बता सकता हूँ। तो हमारे जो मुद्दे कानून व्यवस्था, सड़कों का वही बुरा हाल है। अभी कोई सरकार बने हुए 2 महीने हुए, कोई सुधार नहीं हुआ। बेशक ये बीजेपी कर सकते हैं, तो हमारे जो मुद्दे वही रहेंगे जो मुद्दे थे। इन मुद्दों पे अभी सरकार पूरी तरह नहीं उतरी। दूसरा, ये लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल उठाए जाते हैं। ये कोई सेंटर का चुनाव नहीं कि इसमें 370 की बात करेंगे जी, जम्मू कश्मीर के नाम पे वोट पड़ेंगे जी, हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर है, ये अभी ये भाषण शुरू करेंगे, उससे वोट पड़ेंगे जी, अमित शाह जी हमारे चाणक्य हैं जी। तो इन बातें निराधार है, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जनता लोकल चुनाव है तो लोकल मुद्दे उठाएंगी। लोकल जो उनको परेशानी है, बिजली की, पानी की, सीवर की, ये समस्याएं होती है सड़कों की, उससे समस्या में मुद्दे उठाए जाएंगे। जबकि वो मुद्दे पूरे हरियाणा में बहुत गंभीर है। सबको सड़कों की हालत खराब है। अभी देखिए, 2-3 दिन से बरसात का मौसम है, वही सड़कें कीचड़ से लबालब है, सड़कों की पानी ड्रेन वाटर की समस्या है। पीछे पूरा हरियाणा घूमे, देख भी सकते हैं। तो हमारे वही मुद्दे रहेंगे। कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। ठीक है, रामराजेश शर्मा जी जवाब दीजिए। पहला तो ये आरोप कि आखिर चुनाव कराने में देरी क्यों, और दूसरा आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है आगे निकाय चुनाव के लिए? देखो, चुनाव में देरी का कारण मतदाता सूचियां अपडेट हो रही थी और एक आध जगह कोर्ट में मैटर भी था। तो ये चुनाव आयोग डिसाइड करता है। तो वो अब सब कुछ अपडेट हो गया है और भगवान की कृपा से फरवरी में चुनाव लगभग संभव है। और बाकी ये कांग्रेस वाले तो ऐसे रोना रोते रहते हैं, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देंगे। जहां ये जीत जाएंगे वहां तो सब कुछ ठीक है, जहां ये हार जाएंगे फिर कहेंगे मशीनें खराब थी, ये खराब था, व्यवस्था खराब थी, ये खराब था। इनके घटक दल भी इनको कहने लगे, भाई रोना पीटना छोड़ दो, ईवीएम पर रोना छोड़ दो तुम, और जो जनादेश मिला है उसका सम्मान करो। वो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी के लड़के अमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी थी। और दूसरा, जिस तरह से मैं बताता हूं, आपको पहले ही बताया था, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, चाहे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं, चाहे विदेश में हमारा डंका बजा है, हमारी धाक जमी है, चाहे एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है,
धारा 370 और 35 है जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, जो कांग्रेस ने लगाई थी। ये तो रोना रोएंगे, क्योंकि ये धारा 370 और 35 से हटने से इनको तकलीफ हो रही है। ये उसका समर्थक हैं ये उसके। दूसरा, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, जो जनता ने आशीर्वाद देके दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए हैं और तीसरी बार उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा था। तीसरी बार हमारी सरकार हरियाणा में बनी है। तो जिस तरह से वो जनता की सेवा में लीन रहते हैं, 24 घंटे समर्पित रहते हैं और रात के 12-12, 1-1 बजे तक जग के वो जनता की सेवा में लगे रहते हैं और जनता का जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, इसका निश्चित रूप से हमारे को फायदा होगा। और निकाय चुनाव जिसको छोटी सरकार के रूप में भी जाना जाता है, निकाय चुनाव में हर जगह कमल खिलेगा, भाजपा ही भाजपा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का प्रोफाइल ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है। विपक्ष वाले एमएलए भी जब उनकी तारीफ करने लग जाए तो इसका मतलब मुख्यमंत्री वाकई में बहुत अच्छे हैं और जनता ने तीसरी बार आशीर्वाद दिया, दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने। इनका कांग्रेस का एमएलए सेतिया है सिरसा से, उन्होंने कहा आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के बारे में, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया और ना आएगा। इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री मैं समझता हूं ये अपना आप में एक पहचान है। ये मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व दर्शाता है। जिस तरह से आज महिला शक्ति का आशीर्वाद हमारे को मिला है, किसान भाइयों का आशीर्वाद हमारे को मिला है, युवा शक्ति का साथ मिला है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है। और किसान की पीड़ा को वही बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, जिसने खुद किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नायब सैनी जी खुद किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है। तो किसान की पीड़ा को वही समझ पाता है जो किसान मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। उन्होंने किसानी भी करी है और वो किसान के बेटे भी हैं। यही कारण है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमारे भोले वाले किसानों को भड़का रही थी, आज हरियाणा का किसान जाग चुका है। आज पंजाब के किसान के साथ नहीं है हरियाणा का किसान, क्योंकि हरियाणा में तो हमने 24 फसलें एमएसपी का आधार पर हम खरीद रहे हैं। हमारी सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अगर गड़बड़ है तो पंजाब में है, पंजाब नहीं खरीद रहा। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी ये सलाह दूंगा कि उनकी समस्याओं को लेकर आप, क्योंकि घटक दल हैं आम आदमी पार्टी के, और आपके प्रवक्ता ने खुद स्वीकार किया था, हां ये किसान हैं, ये किसान कांग्रेसी हैं। तो इनके प्रवक्ता ने आपके चैनल पे खुद स्वीकार किया था। और जिस तरह से गुरनाम सिंह चटूनी ने, जो किसान नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया और कांग्रेस के पक्ष में हमने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा उसको कैश नहीं कर पाए। इसका मतलब किसान नेताओं के बीच में और कांग्रेस के बीच में जरूर कोई डील हुई होगी और कांग्रेस पार्टी डील पर खरी नहीं उतरी, इसलिए गुरनाम सिंह चटूनी ने उस डील का भांडाफोड़ कर दिया। तो आज हरियाणा का किसान जाग चुका है, वो अपना कांग्रेस के बकाई में नहीं आने वाला। उसने अपना पता है वह उसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। आज वो बकाई में नहीं आ रहा। कांग्रेस वाले बड़े बड़े वो दावे कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने ये करा वो करा। कांग्रेस पार्टी ने तो किसानों को लूटा है। जिस तरह से सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के किसान को डरा धमका के ये किसान की जमीन सस्ते भाव में हड़प लेते थे और महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे। और जिस तरह से एमएसपी पे ये किसान की फसल नहीं खरीदते थे, पहले किसान की फसल का क्या भाव था, आज क्या भाव है, किसानों को खुद पता है। और जिस तरह से प्राकृतिक आपदा में 1-2 रुपए के चेक कांग्रेस के टाइम में आए थे, वो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बता रही उसको? वो किसान जाग चुका है, हमने पता है। भाई हमारा हितैषी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, हमारा हितैषी आदरणीय नायब सिंह सैनी जी है। आज इसीलिए हर जगह भाजपा ही भाजपा, हर जगह कमल खिलता जा रहा है और किसान इनकी बकाई में नहीं आएंगे। और जिस तरह से आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज
मेरिट का आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है, यह अपना आप में गौरव की बात है। यह हमारी नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है, यह हमारी सरकार लगा रही है। और जिस तरह से हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही ठीक है रामराज है। जी। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। आज नायब सिंह सैनी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में रामराज ला दिया है। ठीक है। आज सब खुश हैं, आज युवा शक्ति खुश है। और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जुबान के धनी हैं, जुबान के पक्के हैं। ठीक है रामराज जी, जो उन्होंने आपके पास वायदा वापस कर आएंगे। लिया, ठीक है, नीरज जी वो से जवाब ले लेते हैं। 1000% वो ठीक उस है, वायदे रामराज को जी। निभाते हैं। नीरज जी देखिए, बीजेपी जब- प्रवक्ता का कहना है कि हर जगह कमल ही कमल खिल रहा है, लेकिन एक और आरोप लगाया गया है कि क्या कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देती है। हमने तो नहीं बोला। देखिए अब ये देखो, ये डिबेट कहाँ से कहाँ लेके, मैंने पहले ही बोला था, ये अपनी मुख्यमंत्री का गुणगान करेंगे, प्राइम मिनिस्टर का गुणगान करेंगे, 370 का गुणगान करेंगे, राम मंदिर का गुणगान करेंगे। इसका भैया पार्षद के इलेक्शन से क्या लेना देना है? खाम का डिबेट हो कहाँ से कहाँ लेके। अगर किसानों की बात, मैं किसान से बोलता हूँ, किसान अभी पीछे कोई हटे, किसानों तो अल्टीमेटम दिया हुआ है हड़ताल के लिए और वो गिराव के लिए। देखिए हमने पूरी वीएम पे नहीं लगाया। देखिए अभी भी टेक्निकल बात है, हमने उन वीएम पे रिपोर्ट की थी जिनकी परसेंट 99% बैटरी है और उसकी डिमांड आज भी करते हैं। वो 90% बैटरी कैसे है, इसका वो जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ इसका जवाब इलेक्शन कमीशन पन्नों के माध्यम से देगा, सेटिस्फाई नहीं कर पाए और उसका जवाब भी हमने दिया है। से सरकार बनेगी, देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सरकार बनेगी। मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, पहले अपने बेरोजगार भाई बहनों को नौकरी दूंगा, इनका रिजल्ट आउट करूंगा। और उन्होंने वायदा निभाया, इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने ये भी वायदा कराया था, यदि भगवान ने हमारे को मौका दिया, हम एससी वर्ग में आरक्षण में वर्गीकरण करेंगे। और तो इसमें क्या बड़ी बात है? इलेक्शन कमीशन का हक बनता है, इलेक्शन कमीशन का राइट बनता है, कर्तव्य बनता है कि पार्टी को सेटिस्फाइड किया इस जाए। बात के लिए अगर माननीय 99% बैटरी आपको टेक्निकल लोग हैं तो 90% बैटरी क्यों है? आपने 3-4 दिन से इलेक्शन हुए, 2 अक्टूबर को वोटिंग आई है, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है, 8 अक्टूबर को 4 में बैटरी खत्म नहीं हुई क्या? इस बात का कोई जवाब दे। चलो पुरानी बात हुई, जनता ने वोट दी थी, हम जनता का समर्थन करते हैं, जनता का स्वीकार करते हैं, उन्होंने बताया। लेकिन देखिए मेरी कोई बात को जवाब नहीं दे पाए। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, कानून व्यवस्था का मुद्दा रहेगा। हर प्रधानमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट में ये हाल है, पानी की समस्या, सिविल की समस्या, लाइट की समस्या, ये सभी बातें मुद्दे हैं। ये बातों में कोई जवाब नहीं पाए। बात को बोल बोल करते हैं, या तो अपने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करेंगे, या अपने प्राइम मिनिस्टर की प्रशंसा करेंगे, या किसानों को रोना देंगे, जबकि मैंने किसानों को जिक्र भी नहीं किया। बहनों कैसा लगा? अरे हमारा भाई आ रहा है, नायब भाई कोथली लेकर आ रहा है, भाई हमारा नायब भाई कोथली लेकर आ रहा है, आज हमारा भाई आ रहा है। तो बहनों में बहुत भारी जोश था और बहनों ने अपने भाई का साथ देकर वायदा निभाया। बहनों ने उस टाइम में वायदा किया था कि हमारा भाई जो कोथली लेकर आया है, हम इनके पक्ष में मतदान करेंगी और अपने परिवार को भी कहेंगी कि कमल के फूल पे मोहर लगाएं और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को मजबूत करें। तो बहनों ने भी वायदा निभाया। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी बहनों के लिए, हेलो, आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। तो कि ऑडियो में कुछ क्लैश हो रहा था, दोबारा उन्हें बात रखने का मौका दीजिएगा। जी नीरज जी। देखिए मैंने डिबेट शुरू में ही आपने मुझसे पहले पूछा था, मैंने कहा था डिबेट शुरू होते ही अपने 3 बातों का गुणगान करेंगे, 370 राम राज्य, या हमारे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर, या अपने मुख्यमंत्री, इनकी घोषणा करेंगे। देखिए इनका पार्षद के इलेक्शन से हरियाणा के बारे में कुछ नहीं बोला और डिबेट कहाँ से कहाँ चलेगी, किसानों को डिबेट लेके। अरे किसानों को इससे क्या लेना देना भाई, लोकल लेवल की बात करो। इनको चुप कराइए जी, मैं इनके चुप में नहीं बोला। ये फिर अपनी बदतमीजी दिखा रहे हैं, मैं इनके पीछे नहीं बोला। हमारा सपना साकार होगा भी भारत का। देखिए हम ये बदतमीजी करने लगे, मैं इनके पीछे नहीं बोला, मैं ही बोलूंगा। इनको बदतमीजी तमीज सिखाइए। बीच में बोले क्यों, बीच में क्यों बोला भाई? जो कुछ भी बोलना है अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में, थोड़ी देर सब्र कर लीजिए, क्योंकि किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। आप जो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रही है। पीछे बोलते हैं इनको, ये मैं इनके बीच में बोला कि इन्होंने जो भी बात कही, इनको इतनी ज्यादा डिबेट करती है। आपको कोरम नहीं मालूम, इस व्यक्ति को कोरम सिखाइए कि बीच में नहीं बोल रहा था, मैं कुछ भी नहीं बोला था, इन्होंने झूठ बोला सच बोला, मैं इनके बीच में बोला क्या? रामराजू शर्मा जी आप अपनी बारी में बात रखिएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं। अरे यार फिर रामराजू शर्मा जी आपके पास वापस आएंगे।
थोड़ी देर अपने जवाबों के साथ थोड़ी देर सब्र का बांध। सबर तो है नहीं ना जी, दिक्कत ये है। ठीक है नीरज जी, आप अपनी बात रखिए जी, आप कुछ कह रहे देखिए, मैंने पहले ही बोला था, ये व्यक्ति यही अपनी डिबेट को हमेशा मोड़ते हैं। जो मुद्दे मैंने बनाए थे, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, लोकल पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सिर की समस्या है, बेशक लाए बिल के 3 अखबारों में देख रहे। ये देखो बीच में नहीं बोला है, देखो ये भाई, ये व्यक्ति बदतमीज है ना, मैंने पहले ही कहा था, ये व्यक्ति बदतमीज नहीं है, डिबेट कैसे करनी है। एक सेकेंड, कानून व्यवस्था के बारे में बोलते हो आप। रामराजी शर्मा जी, कोई भी अगर आरोप लगाया जा रहा है, कैसा भी आरोप लगाया जा रहा है, आपको स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के बीच में मत बोलिए और एक दूसरे पर कोई पर्सनल कमेंट भी मत कीजिए। अपनी पार्टी के बारे में बात कीजिए, मुद्दों के बारे में बात कीजिए, जो भी बात है एक दूसरे का जवाब दीजिएगा, लेकिन अपनी अपनी बारी में। नीरज जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात ये लो और भैया आप ही बोल रहे, आप ही बोल रहे। रामराजी शर्मा जी, क्या अब तक मेरी आवाज नहीं आ रही है? तेरे को डूब के मर जाना, डूब मर जा। नीरज जी, एक सेकेंड, रामराजी शर्मा जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं जी? थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए जी। नीरज जी, दूसरा मैडम, ये सीनियर है, इनको तमीज सिखाइए, डूब के मर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ डूब के इनको मर जाना चाहिए, इनको बोलने की तमीज नहीं, इनको डिबेट में नहीं बुलाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। देखिए नीरज जी, आपसे मैंने पहले भी अनुरोध किया, ऐसी बातों का इस्तेमाल ना कीजिए जिसके बाद दूसरा प्रवोक हो जाए। अपनी बात को रखिए। पहले ही कह रहा था कि ये जो पार्षद का चुनाव है, ये लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जो कि लोकल मुद्दे होते हैं शहर के, नगर पालिका के, उनको नगर पालिका लोगों को सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये 3 मुद्दे लोकल पे रहते हैं। देखिए, तीनों मुद्दे ही परवल है। इन 3 मुद्दों में सरकार बनने के बाद अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये व्यवस्था कर रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और लोकल चुनाव का मुद्दा ही प्रभावी वही रहेगा, क्योंकि उन्होंने चुनाव कराया नहीं। जनता भी इस बात को दिमाग रही है, ठीक है, इनकी सरकार बन गई, जनता के मन में भी कि 2.5 साल से इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए, उनका इम्पैक्ट इनको देखने को मिलेगा। अभी भी कोई निश्चित नहीं है, फरवरी में इलेक्शन हो, मार्च में हो, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। देखिए, करते करते पहले कहते दिसंबर में कराएंगे, फिर जनवरी में कराएंगे, अभी भी कोई फिक्स नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और मैं इलेक्शन कमीशन में जो तैयारी कर रही है, मैं उसका भी करता हूं सम्मान। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये कहता हूं कि बैटरी की समस्या दोबारा ना हो, जो बैटरी की समस्या का उसका निवारण किया जाए, जहां 90 डेज बैटरी उसको लोकेट किया जाए, कोई भी समस्या ऐसी दोबारा सुनने मिले। और पूरे हम जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, हाईकमान फैसला करेगा, हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वरना कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, जनता पूरा साथ देगी। पहले भी हमारी ज्यादा सीटों में फर्क नहीं था, 7 सीटों का फर्क रहा, 7 इनकी बड़ी, 7 हमारी बड़ी, और 7 सीटें वही हैं जिन पर 90 बैटरी है। उसका हमने कोर्ट में केस किया हुआ है, अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। बाकी सारे मुद्दे भी लोकल मुद्दे बहुत है। देखिए, लोकल मुद्दा क्यों नहीं होता? फरियाद में अगर व्यवस्था खराब है, सरेआम गोली मार दी, 4-5 दिन पहले सरेआम मर्डर कर दिया, वहां एक हॉस्पिटल को घेराव किया गया, और भी मुद्दे बहुत है। और लोकल बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सारी समस्या उठाए। अभी 3-4 दिन की बरसात हुई है, उसमें दोबारा ये सड़कों का बुरा हाल हो गया। सड़कें मैं मानता हूँ सरकार काम भी कर रही है, सड़कों की रिपेयर भी कर रही है, लेकिन ये मुद्दे हावी रहेंगे। ठीक है, रामराजी शर्मा जी, अब जवाब दीजिए। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोला, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। एक दलित की बेटी को उसके बाप के साथ में जिंदा जला दिया, जिंदा। मिर्चपुर कांड याद करेंगे, गोहाना कांड याद करेंगे। और ये महिला शक्ति के बारे में ये बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके सुशील शर्मा तंदूर हत्याकांड इनके टाइम हुआ था, निर्वाणा गेस्ट हाउस कांड इनके टाइम हुआ था जी। ये असल में क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी प्रसिद्धि को ये पचा नहीं पा रहे। आगे ये फिर ईवीएम में फिर दोबारा खोट काटेंगे, क्योंकि इनकी हार निश्चित है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में, जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है, और हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार सीएम बने हैं। इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, राक्षस। और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती में खड़ा होकर श्राप देता हूं कि बीजेपी का वोटर राक्षस है। अरे तेरा श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? क्या अधिकार आपको जनता को श्राप देने का? श्राप उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया, राजस्थान में जाकर आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। और फिर बात करते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर की, इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। अरे वो दलित की बेटी ने क्या कसूर किया था जिसको जिंदा जला दिया? गोहाना कांड में क्या कसूर किया था, उसको मार दिया? भाई
ये ईवीएम पर होना छोड़ दो। जनता जनार्दन है, ये भगवान का रूप है, हम इसको देव तुल्य मानते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और छोटी सरकार भी हमारी बनेगी। ठीक है क्योंकि ना। हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, वो समर्पित रहते हैं और उन्होंने सभी विधायकों को, सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और जनता के बीच में रहें। और जनता के बीच में रहते हैं, हम जनता की सेवा में लीन रहते हैं, इसलिए जनता हमारे को आशीर्वाद देती है। ठीक है, जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम तरह के मुद्दे दोनों ही दलों की ओर से उठाए जा रहे हैं और अब निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जनवरी में मतदाता सूची पूरी होने के बाद तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि अभी से सियासी गहमागहमी तेज होती हुई दिख रही है। फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।